नंबर्स को पढ़ने से पहले हम बोहर एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं और श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डेफिनेट पाथ होते हैं और इन डेफिनेट पाथ्स को ऑर्बिट कहा जाता है। हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, अपनी एक खास एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ इन एनर्जी लेवल्स में ही घूमते हैं, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। बोहर्स के इस ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को चेंज किया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने कहा था कि ऑर्बिट्स नहीं होते बल्कि ये ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट्स डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस होता है जबकि ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर और श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग एटम का कुछ इस तरह से पिक्चर है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं। इन शेल्स का नाम K से शुरू होता है, पहले शेल का नाम K है, दूसरे का L, तीसरे का M और फिर अप टू सो ऑन। शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। पहले शेल को n = 1 कहा जाएगा, दूसरा n = 2 और तीसरा शेल n = 3 कहलाएगा। पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है और उसको S कहा जाता है। दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, एक S और एक P होता है और तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, S, P और D। तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन है, ये क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन है कि these are the set of numerical values which give the acceptable picture of an atom are called quantum numbers. Quantum numbers give an address of electron. जैसे हम अगर आउट ऑफ द कंट्री होंगे तो हम अपना एड्रेस कैसे बताएंगे, सबसे पहले अपने कंट्री का नाम बताएंगे, फिर प्रोविंस का नाम बताएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे और फिर तहसील का नाम बताएंगे। इसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे बताया जाता है, सबसे पहले शेल नंबर बताया जाता है कि आया पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। शेल के बाद फिर सब शेल बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन S में है, P में है, D में है या F में है। फिर हर सब शेल की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती हैं, तो सब शेल के बाद हमें ओरिएंटेशन बतानी होती है कि आया पर्टिकुलर सब शेल एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे है। और ओरिएंटेशन के बाद हमें बताना होता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, आया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्वांटम नंबर है एज़िमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बारी बारी इन क्वांटम नंबर्स को तफसील से पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव द साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें किसी भी ऑर्बिट का साइज बताता है, उस ऑर्बिट की एनर्जी बताता है और उसका डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल नंबर भी कहा जाता है, यानी ये हमें शेल के बारे में बताता है। क्वांटम नंबर को शेल नंबर भी कहा जाता है, यानी ये हमें शेल के बारे में बताता है। जैसे ये एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं। इन शेल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। पहला शेल K है, दूसरा L, तीसरा M और चौथा N। शेल्स को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन N है, तो ये पहला शेल n = 1 कहलाएगा और इसी तरह n = 2, 3 और 4। अब पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है 2n⁴ वेयर n इज द शेल नंबर। अगर पहला शेल होगा तो n की जगह आप 1 लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1s are 2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर दूसरा शेल होगा तो n की जगह आप 2 लगाएंगे, 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें उसने बताया था कि हर एटम का एक स्पेक्ट्रम होता है और एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी लाइन स्पेक्ट्रम में डिस्टिंक्ट लाइन होती है। जैसे इस स्पेक्ट्रम में ये लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हैं और एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम इसी वजह से होता है कि एटम के अंदर डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं।
हर एक एनर्जी लेवल के लिए अलग डिस्टिंक्ट लाइन बनेगी इस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के स्पेक्ट्रम की जो फाइन लाइंस हैं वो हमें इन शेल्स के बारे में बता देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें शेल्स के बारे में पढ़ा है और शेल्स होते हैं के एल एम एन। के शेल n इज इक्वल टू 1 होता है, l शेल n इज इक्वल टू 2, m इज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज n इज इक्वल टू 4। पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है, दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल्स होते हैं s p, तीसरे शेल के अंदर तीन सब शेल्स होते हैं s p d और चौथे शेल के अंदर चार सब शेल्स होते हैं s p d f। इन सब शेल्स के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला। बोहर ने जो एटम का फाइन लाइन स्पेक्ट्रम बताया था, उस स्पेक्ट्रम को अगर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा जाए तो हर एक फाइन लाइन काफी सारी लाइंस पर मुश्तमिल होती है। जैसे ये वाली लाइन अगर 2 लाइंस पर मुश्तमिल है, ये वाली लाइन 3 लाइंस पर मुश्तमिल है और ये वाली लाइन मान लेते हैं 4 लाइंस पर मुश्तमिल है, यानी फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग हुई है। अब ये स्प्लिटिंग किस वजह से हुई है? ये स्प्लिटिंग इसी वजह से हुई है कि एटम के हर शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। तो ये स्प्लिटिंग शो कर रही है कि एटम के अंदर सिर्फ शेल्स ही नहीं होते बल्कि हर शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स पाए जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस शोज शेल हैज अ सब शेल्स। अभी तक जो सब शेल्स डिस्कवर हुए हैं वो 4 हैं, S, P, D एंड F। S सब शेल स्फेरिकल होता है और इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू 0 ली जाती है। P सब शेल डम्बल शेप का होता है और इसके लिए L की वैल्यू 1 ली जाती है। और D सब शेल सॉसेज शेप का होता है और इसके लिए L की वैल्यू 2 होती है। F सब शेल कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए L की वैल्यू 3 होती है। S सब शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। P सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। D सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है और F सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो यह था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करता है? सब शेल्स की ओरिएंटेशन को शो करता है। सब शेल तो होते हैं S, P, D, F। अब इन सब शेल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी अलोंग x, y एंड z एक्सिस। मान लेते हैं ये एक एटम है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। इस एटम को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे एक पोल अप्लाई किया, दूसरी साइड पे दूसरा पोल अप्लाई किया। एक साइड पे नॉर्थ पोल होगा तो दूसरी साइड पे साउथ पोल होगा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिफरेंटली इसीलिए बिहेव कर रहे हैं कि इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है और तीसरा इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये एक सब शेल के डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई। S सब शेल स्फेरिकल होता है और इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, इसलिए इसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं और इसके लिए m की वैल्यू भी 3 होंगी, एक 0 होगी, एक +1 और एक -1। d ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशंस होते हैं तो इसकी m की वैल्यू 5 होंगी, 0 +-1 एंड +-2। F सब शेल की 7 ओरिएंटेशंस होती हैं तो इसके लिए m की वैल्यूज 7 होंगी, दरमियान में 0 होगा, एक साइड पे +1 +2 +3 और दूसरी साइड पे -1 -2 एंड -3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, वेयर m = 2l+1। इस फार्मूले में आप डिफरेंट सब शेल्स के लिए L की वैल्यू पुट करके आप M की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। तो अगर हम L की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें इस फार्मूले में तो M की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब है कि S सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। P के लिए अगर हम इसी फार्मूले में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो M की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से जाहिर होता है कि P सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। D सब शेल के लिए M की वैल्यू 5 आएगी। तो ये 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं D सब शेल के लिए। F सब शेल के लिए M की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है कि F सब शेल के 7 ओरिएंटेशंस हैं, 0 +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया कि आया इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, फिर शेल के अंदर कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, और फिर सब शेल के अंदर उसकी कौन सी ओरिएंटेशन है, आया वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है या जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन होता है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता है। जैसे ये एक कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि पेयर में पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 एक जुफ्त नंबर है, तो जुफ्त नंबर में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, यानी पेयर्स में पाए जाएंगे, तो इसलिए ये एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे। मान लेते हैं ये कार्बन का एटम है, पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों एक दूसरे के स्पिन को खत्म कर देंगे। अब ये दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे के स्पिन को खत्म कर दिया है। तो जब इस कार्बन के एटम्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन नहीं होंगे इसके, इसलिए इस कार्बन के एटम के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। इसके बरअक्स अगर हम ओड इलेक्ट्रॉन वाला एटम यानी हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंदर वो ओड इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करेगा। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाकर गिरती हैं, तो फिर इसी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन कर देगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस तरह ये क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि आया स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्पिन होगा तो उसको हम +½ का कन्वेंशन दे देते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होगा तो उसको हम -1/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है टू शो द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन 4 क्वांटम नंबर से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाता है।